गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीपीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि कल आपको पढ़ाया है जिस चैप्टर को, तो वह चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। जितना भी क्वेश्चन बन सकता था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, क्या हम पढ़ा रहे थे, बेसिक नॉलेज ऑफ पर्यावरण। तो पर्यावरण अध्ययन से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, इधर उधर दिमाग लड़ा के बना लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है ना, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसका मतलब, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, हमें इसमें पढ़ना होता है कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संप्रेषण, मतलब वार्तालाप। अगर किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो किस तरीकों से कर सकते हैं, बात करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बात कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इन तरह के सवालों का जवाब हम इस चैप्टर के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। कैसे किसी से बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, जब हम कोई स्पीच देते हैं तो उसके पहले क्या क्या करना होता है ना। कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये इन सभी क्वेश्चनों का सवाल या आंसर आप जब दे पाइएगा जब इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इस चैप्टर से और एक एक करके हम हर एक चीज़ों का जवाब देते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन। अच्छा, एक चीज़ और, यह जो है ना आपका प्रीवियस ईयर, जितना भी क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर से लिए हैं, मतलब यह क्वेश्चन पहले आपके एग्जामों में आ चुका है, आईटीआई के एग्जामों में आ चुका है। और आईटीआई में क्या होता है, जो पहले आया है वही रिपीट होते रहता है मोस्टली, ज़्यादातर क्वेश्चन। तो पूर्णतः संभावना है कि आपका यह भी क्वेश्चन क्या करे, रिपीट करे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन रिपीट करे, इसीलिए आपको अच्छा से पढ़ना है। तो यह क्या कर रहा है, विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन। और ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि गुड कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर किन्हीं व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, किन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, किसी से भी हम बात करें, अपने फैमिली से बात करें, पापा मम्मी से, तो उसमें गुड कम्युनिकेशन कहेंगे, अच्छा वार्तालाप कब हुआ, कब कहेंगे। तो देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दे रहा है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। हाँ, अगर हम अच्छा से वार्तालाप करते हैं, मेरा जो बात है मेरे सामने वाला लोग समझ रहा है, तो मतलब जो मैसेज हम दिए ना उसको, वो क्या हुआ, क्लियर एंड डायरेक्ट दिए। जो बोले हम तुरंत समझ गए, क्लियर है और डायरेक्ट है, सीधा है। तो ये तो सही बात है, गुड कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। दूसरा हमारा मैसेज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, देखो जो भी मैसेज दिए वो अस्पष्ट था, वो अस्पष्ट, मतलब ये अस्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है, इससे क्लियर नहीं होता। मतलब डबल मीनिंग का कोई भी चीज़ होता है ना, डबल मीनिंग आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो तेज सड़क व्यक्ति हैं सभी, जो है 5th जनरेशन के लोग हैं। तो डबल मीनिंग का जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं वो अस्पष्ट शब्द, इससे क्लियर नहीं होता कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका 2 मीनिंग 3 मीनिंग निकल सकता है। तो यह गुड कम्युनिकेशन का कभी भी ऑप्शन या नहीं, सलाह नहीं हो सकता है, ये गलत है। ठीक है। दूसरा कह रहा है, सेंडर अटैक्स रिसीवर। सेंडर जब कम्युनिकेशन करते हैं ना वो, तो कम्युनिकेशन में देखो क्या क्या आएगा, पहला सेंडर, ठीक है, जो कुछ बोलेगा है ना, जो कुछ बोलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंडर। क्या कहेंगे, सेंडर। और जो सुनेगा या उसके बातों को लिसन करेगा, प्राप्त करेगा, उसे कहेंगे रिसीवर। क्या कहेंगे, रिसीवर। तो ये होता है सेंडर और ये होता है रिसीवर, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो कह रहा है सेंडर अटैक रिसीवर, जो सेंडर हमारा होगा वो रिसीवर को अटैक करेगा, तो अच्छा कम्युनिकेशन का लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर सेंडर जो हमारा रहेगा उसको अटैक करेगा, टॉर्चर करेगा, तो गुड कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा, उसे हम कह देंगे बेड कम्युनिकेशन। क्या, बेड कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा हमारा, रिसीव डजंट लिसन टू सेंडर। रिसीवर कह रहा है, तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है, जो रिसीवर हमारा है, रिसीवर सेंडर को सुन ही नहीं पाया। तो अगर हमारा जो रिसीवर था सेंडर को सुन ही नहीं पाया, क्या कम्युनिकेशन पूरा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा सेंडर था और ये हमारा रिसीवर था, तो ये
ये व्यक्ति ने कुछ बोलने का प्रयास किया, इसको कुछ पहुंचाने का प्रयास किया, और मेरा रिसीवर जो था सुना ही नहीं। मान लो वहाँ पे कोई डीजे बज रहा था, कोई साउंड आ रहा था, या जो भी रीजन था, तो रिसीवर सुन ही नहीं पाया, तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट नहीं कहलाया, एक गुड कम्युनिकेशन नहीं कहलाया। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि रिसीवर नहीं सुनेगा तो कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। अगर सेंडर अटैक कर रहा है, ये भी अच्छा चीज़ नहीं हुआ। अगर मैसेज अस्पष्ट है तो यह भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो गुड कम्युनिकेशन के अंदर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिसमें हम स्पष्ट रूप से बोले ताकि मेरा रिसीवर हो आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखो, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, हमारा यहाँ सेंडर होता है, ठीक है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, पहुंचाने का प्रयास करता है रिसीवर के पास। तो अगर मेरा सेंडर का कहा हुआ बताया गया इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास अच्छा से पहुंच गया और ये समझ भी गया, तो हम कहेंगे मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ और ये गुड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। अगर वही सेंडर कुछ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और यहाँ पे कुछ बैरियर आ जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ों को पहुंचा नहीं पा रहा है, बीच में अटक जा रहा है, तो ये हमारा बेड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा और कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, दो शब्दों में इसका आंसर लिख दिए, उसको भी देख लो, कोई पूछे तो इसका जवाब आप दे पाओगे। कह रहा है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, प्रोसेस एक विधि है ट्रांसफर करने का, क्या, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वन इंटायर टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। द इन्फॉर्मेशन कैन बी वर्ड, इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है कैसे हो सकता है, या तो कोई वर्ड हो सकता है, कोई वर्ड में लिख करके बता सकते हैं, है ना। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, वर्ड के अलावा गेस्चर्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, सॉन्ग्स, म्यूजिक, इवन और कोई साउंड हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ों को सेंडर के पास से सेंडर रिसीवर को पहुंचाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यह कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, यही होगा। बाकी कुल मिलाकर के आप क्या करिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो स्लाइड और अच्छे से समझ में आएगा। और ज़्यादा हम बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एमसीक्यू क्लास ना होकर के थ्योरी क्लास हो जाएगा। तो हम इसको थ्योरी क्लास नहीं बनाना चाहते हैं, हम इसको एमसीक्यू ही रह देना चाहते हैं, और जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी बता देना चाहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो हमारा फिगर आ रहा है, यहाँ पे सेंडर हमारा था, सेंडर क्या कर रहा है, किसी चीज़ को, मैसेज को इनकोड कर रहा है और यहाँ पे रिसीवर को पहुंचाना चाह रहा है। तो रिसीवर डिकोड करने का कोशिश कर रहा है, मतलब क्या भेजा है सेंडर उसको डिकोड कर रहा है। यहाँ पे इनकोड किया, ये डिकोड करना चाह रहा है, उसको जानना चाह रहा है, लेकिन बीच में क्या है, नॉइज है, आवाज़ है। तो आवाज़ के कारण जो है, शोरगुल होने के कारण ये सुन नहीं पा रहा है, तो यह कम्युनिकेशन पूरा नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स आपको दिए, जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने का संभावना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। देखो यहाँ पे स्पेस आएगा, यहाँ पे आप लोग देख लेना, ए अलग है, ठीक ना, BARRIER इस तरह से होगा। तो कह रहा है विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। जैसे बताया ना, अभी हमारा सेंडर यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, रिसीवर था। तो यहाँ पे अगर कुछ आवाज़ आ रहा है, कोई भी कुछ हो, आवाज़ हो, डीजे हो, या कोई भी मान लो सिचुएशन हो जिससे हमारा सेंडर का बात रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो बैरियर है, उसे हम बैरियर का नाम देते हैं, मतलब बाधा है। बैरियर का हिंदी होता है बाधा, रुकावट, इसका हिंदी होता है, क्या होता है, रुकावट, ठीक है। तो रुकावट पैदा कर रहा है, तो कौन सा रुकावट है, देखो ऑप्शन तुम लोग देखो, पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ टाइम, नर्वसनेस, रेल्यूटेंट टू रीड। पुअर लिसनिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी पहुंचा रहे हैं, तो रिसीवर जो है क्या करेगा, पुअर लिसनिंग के कारण ये बैरियर कहलाएगा, नहीं, ये नहीं होगा। लैक ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, इसमें कुछ हमको डाउट लग रहा है, रुक जाओ, इसको हम क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे ना बाबू क्या कर रहा है, बैरियर टू स्पीकिंग, तो स्पीकिंग मतलब बोल रहा है, तो बोलने में क्या क्या रुकावट बाधा हो सकता है, तो पुअर लिसनिंग, वो बोल रहा है और ये सुनने का ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखता है, क्योंकि बोल रहा है तो बोलने में और सुनने में रुकावट कैसे आएगा, बोलने वाला ना कोई रीजन होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। लैक ऑफ टाइम का कोई लेना देना नहीं, बीच में ऐसे घुसड़ दिया, दोनों आंसर गलत होगा। नर्वसनेस, हाँ ये आपका कुछ हमको सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम कहीं पे बोलते हैं तो जरूर हमको नर्वसनेस फील होता है, तो हमारा क्या होता है, बोलने में, स्पीकिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम बैरियर कह सकते हैं, नर्वसनेस के कारण हमारा कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ा गया, तो ये बैरियर के रूप में मान सकते हैं। चौथा है
रेल्यूसेंट टू रीड, तो रीड का साउंड से क्या रिलेशन है ना, कम्युनिकेशन में रीड का बोलने में क्या रिलेशन है, तो ये अभी पढ़ लिखने का बात कर रहा है, ये तो सुनने का बात कर रहा है, इसमें टाइम का बात कर, तीन को ऐसे ही फालतू का ऑप्शन दिया, तो कुल मिलाकर हमारा नर्वसनेस क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज अ डू इन अ इंटरव्यू एटिक्यूट। एटिक्यूट का बाबू जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, एटिक्यूट मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार। तो इसमें कह रहा है ना कि कौन सा चीज है जो इंटरव्यू में शिष्टाचार को बताता है और इंटरव्यू देते समय वो पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के हम लोग इसका जवाब देंगे। तो ड्रेस टू कैजुअली, पहला है क्या, ड्रेस को एकदम साधारण पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसको फॉर्मली हमको पहन के जाना, अच्छा से पहन के जाना है, कैजुअली नहीं पहन के जाना। जैसे कैजुअली मतलब वो हाफ पैंट पहन लिए, ट्राउजर पहन लिए, तो ये जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसका शिष्टाचार नहीं माना जाता है। हम अच्छा से फॉर्मल ड्रेस पहने, टाई लगा लेती है, हमारा शिष्टाचार हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें शिष्टाचार पूछ रहा है कौन सा है इसमें, तो कैजुअली पूछ लिया तो ये गलत हो गया। लाई अबाउट एबिलिटीज टू गेट जॉब, इसमें बोल रहा है कि क्या हम झूठ बोल दें जॉब पाने के लिए, कुछ भी बता दें, गलत सलत नहीं। अगर हम गलत बता देते हैं तो यह क्या है, ये कोई इंटरव्यू का शिष्टाचार नहीं है। अगर कुछ हम बोल दिए कि ये जानते हैं और काम करते वक्त वो नहीं आए तो ये गलत चीज़ें आपको भगा दिया जाएगा। इसीलिए ये भी नहीं बोलना है कि हमको जॉब लेना है तो कुछ भी बोल दो। बी कॉन्फिडेंट, हाँ ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि जब इंटरव्यू देने समय हमको क्या होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं ये अच्छा बंदा को लिए हैं, इसके पास कॉन्फिडेंस सही है, इसको हम क्या कर सकें, हम अपने जॉब के लिए रख सकते हैं। चौथा है टू एक्सेसिव इन गेस्चर, जो गेस्चर पोस्चर होता है ना, एक साइन होता है, बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो गेस्चर पोस्चर बहुत अधिक देना चाहिए नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर होगा सी होगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच वन इज अ ईमेल एटिक्यूट। ऑप्शन देखो भैया, बोल रहा है ना कि जब हम किसी को ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल में क्या होना चाहिए, एटिक्यूट मतलब शिष्टाचार क्या होना चाहिए। तो देखो ईमेल में ना, ईमेल में जब हम किसी को ईमेल करेंगे तो ईमेल मतलब क्या होता है, ईमेल ये एक कम्युनिकेशन का साधन है। कम्युनिकेशन में दो तरह के कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सब क्या है, एक चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का तरीका है, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को ईमेल कर रहे हैं ना, तो ईमेल एकदम शॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ज़्यादा लेंदी रहेगा तो ईमेल कोई पढ़ेगा नहीं। तो ये क्या है, एक शिष्टाचार है कि जब भी ईमेल भेजते तो एकदम शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन देखो, कीप ईमेल शॉर्ट, पहला ही ऑप्शन मिल गया, हमारा शॉर्ट होना चाहिए। सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, अरे बाप रे बाप, वायरस इन्फेक्टेड मेल भेजेंगे तो क्या होगा, सत्यानाश कर देंगे। दोबारा फिर यहाँ से मेल आएगा तो वो देखेगा भी नहीं, डायरेक्ट क्या करेगा, स्पैम करार दे देगा, तो ये हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, फॉल्स मैसेज को कभी भी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या हमारा सही चीज़ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यह भी गलत होगा। यूज ऑल कैप्स ऑफ स्मॉल लेटर इन ईमेल, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करें जब हम ईमेल भेजें। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, शॉर्ट ईमेल भेजें, तो इज द राइट आंसर। ठीक है, और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन। आप देखो आ गया इसमें ना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गुड कम्युनिकेशन और बैड कम्युनिकेशन, लेकिन ऑप्शन थोड़ा थोड़ा अच्छा, ऑप्शन भी सेम है और आंसर भी सेम है, तो इसको आप लोग गलत नहीं करेगा। अगर बीच में आ गया दोबारा वही क्वेश्चन तो इसका जवाब देना है। इसका आंसर हम बताए थे, क्या होना चाहिए था, सेंडर इज पॉजिटिव। अच्छा, ऑप्शन कुछ चेंज है, देखो क्वेश्चन ये हमारा आ चुका है लेकिन ऑप्शन को चेंज करें। देखो मैसेज एम्बिगुअस, नहीं एम्बिगुअस मतलब क्या बोले थे, वो अस्पष्ट होता है। तो कभी भी किसी को हम मैसेज भेज रहे हैं तो वो स्पष्ट नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, हाँ जो सेंडर मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, किसी व्यक्ति को, तो उसके जो है उसके लिए उसके पास भावना जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ ये पढ़ेगा, हाँ ये मेरा भाषा को समझ लेगा। तो ये हमारा क्या होगा, गुड कम्युनिकेशन का एक लक्षण है। तीसरा हमारा रिसीवर डजंट लिसन सेंडर, अगर हमारा रिसीवर जो रहेगा वो सुनेगा नहीं सेंडर को तो गुड कम्युनिकेशन तो के अंतर्गत आएगा नहीं, पहला तो आया नहीं। ठीक है, और सेंडर अटैक्स, ये तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं कि सेंडर अगर अटैक करेगा रिसीवर को तो यह भी गुड कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हमारा आया कौन, आया हमारा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो यह कॉमन सेंस से भी हम लोग पता कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। आप गुड कम्युनिकेशन तो पढ़े हैं, लेकिन पुअर कम्युनिकेशन तो ठीक है, जब गुड जान गए तो बैड तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो ना, बस जस्ट उसका उल्टा आंसर होगा। मैसेज एम्बिगस, तो ये हमारा क्या होगा, वो अस्पष्ट होगा। तो ये क्या होगा, हमारा बैड कम्युनिकेशन का लक्षण है। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है। और मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, ये तो गुड कम्युनिकेशन का है, तो ये गुड कम्युनिकेशन के बारे में पूछ नहीं रहा। अगर गुड कम्युनिकेशन बोलता है तो ये हमारा आंसर हो जाता। रिसीवर इज ओपन टू लिसन, अगर रिसीवर जो है खुला होना चाहिए सुनने के लिए, तो यह भी गुड कम्युनिकेशन का लक्षण है। सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, हाँ यह भी गुड कम्युनिकेशन का लक्षण है। तो तीनों हमारा जो है गुड कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बैड कम्युनिकेशन के बारे में, तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा तो आराम से जवाब दे पाइएगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और चल रहे हैं। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखो बाबू, हमारा अब बेनिफिट पूछने लगा, तो बेनिफिट क्या है, देखो कम्युनिकेशन जो होता है ना हमारा, छोड़ो ना यहीं से लिख देते हैं। कम्युनिकेशन जो हमारा है, कम्युनिकेशन दो प्रकार के होता है। एक होता है मौखिक, जिसे हम कहते हैं ओरल। दूसरा होता है अमौखिक, या तो इसे कह सकते हैं रिटेन, या तो हम कह सकते हैं हाँ रिटेन या लिखित, मौखिक और लिखित। तो देखो, जब हम किसी को बोल रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट है तो कुछ हानियां भी है, और जब किसी को लिखित रूप से बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ प्रॉफिट है तो कुछ लॉसेस भी। जैसे जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो जल्दी पहुंच रहा है मैसेज, और वहाँ से फीडबैक भी हमको जल्दी दे रहा है, लेकिन इसका हानियाँ क्या है कि उस चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो मेरे पास बोल रहे हैं, सुन रहा है, बाकी फिर गया, उस समय के बाद वो रिकॉर्ड नहीं है। तो ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक है। लेकिन रिटर्न का क्या प्रॉफिट है, देखो रिटर्न का क्या है कि ये मेरा लिखित प्रूफ है, कभी भी हम बता सकते हैं कि हमने ये तुमको भेजा था मैसेज के रूप में। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, यह भेजने में बहुत समय लगता है। लिखो, फिर उसको मेल करो, फिर वहाँ देखेगा और देख करके फीडबैक देगा, तो इसमें ज़्यादा लेंदी समय हो जाता है। तो दोनों का कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस बता दिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि बेनिफिट क्या है मौखिक कम्युनिकेशन का, तो इट इज अ क्यूक, मतलब ये जल्दी हो जाता है, तो बिल्कुल सही। इट इज अ फॉर ए रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इट इज अ डायरेक्ट, हाँ यह डायरेक्ट होता है, तुरंत होता है। फीडबैक इज इमीडिएट, हाँ फीडबैक जो होता है, हम उसको क्वेश्चन का आंसर पूछे तो उसका जवाब तुरंत दे देते हैं। तो यह तीनों क्या है, यह तीनों हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है, तो ये रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो यह बेनिफिट इसका नहीं है। तो वही तो पूछ रहा है, नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर मार दिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। अब लिसनिंग का ना बाबू एक रूल होता है, क्या रूल होता है, जो सुनता है ना, सुनता है, उस ट्रिपल ए रूल के द्वारा जब तुम बुक पढ़ोगे ना पूरा, तो उसमें ट्रिपल ए का रूल दिया गया है। तो पहला ए का मतलब होता है क्या, एटीट्यूड, क्या होता है, एटीट्यूड। दूसरा ए का मतलब होता है अटेंशन। तीसरा ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट। तो यह तीनों ए तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा क्या हो गया, लिसनिंग पावर ज़्यादा है। एटीट्यूड मतलब होता है किसी भी चीज़ के फेवर में तुम कितना जो है परफेक्ट, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है। दूसरा अटेंशन, कितना तुम ध्यान देते हो उस चीज़ों के बारे में। तीसरा एडजस्टमेंट, अगर तुम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हो तो कैसे एडजस्ट करते हो उस सिचुएशन को सीखने के लिए। तो ये तीनों ए तुम्हारे पास है, तो अच्छा लिसनर हो तुम। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कौन ये ट्रिपल ए का पार्ट नहीं है। तो देखो एटीट्यूड तो है, बिल्कुल है। अटेंशन है, बिल्कुल है। एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है। तो है क्या नहीं, एनेक्सिटी नहीं है। तो एनेक्सिटी नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। अगर पूछता क्या है, बोलता क्या है, तो हमारा तीनों हो जाता है, लेकिन पूछ रहा क्या नहीं है, तो यहाँ पे एनेक्सिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बार बार कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, या एज इट इज आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि अब प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देखो यह भी मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ना बाबू कि जब हम किसी भी स्टेज पे कहीं भी जब जाते हैं ना परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, तो वहाँ पे ना पहले उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। तो उस मेहनत को, उस स्ट्रगल को, उस चीज़ को 3 फेज में दर्शाते, 3P के द्वारा मेहनत करते हैं। तो P एंड P। तो पहला P ना होता है बाबू प्रीपेयर। क्या होता है,
प्रिपेयर मतलब जो चीज़ हमको बोलना है ना, उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर करते हैं मटेरियल को कि क्या हमको बोलना है, किस मुद्दे पे बोलना है। दूसरा हमारा होता है प्रैक्टिस। देखो सभी जो होता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता है, सभी वक्ता नहीं होता है कि अचानक कुछ भी देखे और बोल दिया करे। सब साधारण लोग हैं, तो साधारण लोगों को कुछ भी बोलने के लिए पहले बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो उसके लिए अपार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तीसरा होता है परफॉर्म, तो लास्ट में हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो क्या क्या हुआ, अगर कहीं भी जो है हमको पब्लिक स्पीकिंग बोलना है, कहीं भी लोगों के बीच में बोलना है, तो उसके पीछे 3 P के रूप में हमको कुछ करना पड़ता है। पहला प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या हो गया, 3P हो गया। तो देखो प्रिपेयर है, प्रिपेयर बिल्कुल है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बिल्कुल है, परफॉर्म भी है, तो मेरा है क्या नहीं, पोजेजेज, तो पोजेजेज इज द राइट आंसर। तो सो सी हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज नॉट अ एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस। कह रहे ना बाबू कि जब हम सक्सेस अचीव करते हैं उसमें क्या एक करेक्टरिस्टिक है जो नहीं होता है। तो क्या नहीं होता जब सक्सेस पाते हैं, तो क्या नहीं होता है। देखो जब सक्सेस पाते हैं तो बहुत सारे क्या कठिनाइयों से गुजरते हैं, उसमें कुछ हम क्या करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं। तो जो वादा करते हैं ना, उसे हम कहते हैं कमिटमेंट। किसी भी काम के प्रति जब हम वादा करते हैं उसे हम कहते हैं कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट क्या हुआ, एक सक्सेस की ओर ले जा रहा है, तो यह तो है पार्ट। दूसरा हमारा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है एकता। ठीक है, तो मतलब एक लक्ष्य के प्रति हम क्या इंटीग्रेट है, उससे जुड़े हुए हैं, या जुड़ाव कह सकते हैं। तो यह भी सही है, हम लक्ष्य के प्रति जुड़े हुए हैं। तीसरा है कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस मेरे कामों में नहीं है तो हम सक्सेस तो पा ही नहीं सकते हैं। जिस काम को कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस मेरे पास होगा तभी ना हम सक्सेसफुल होंगे। तो कॉन्फिडेंस भी मेरा क्या है, एलिमेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। तो अनएथिकल वर्क, अनएथिकल वर्क को कहते हैं अनैतिक वर्क। क्या कहते हैं, अनैतिक काम। वर्क मतलब काम। तो सक्सेसफुल होने के लिए कभी भी अनैतिक काम नहीं करना है, हमेशा नैतिक काम करना है जो कि हमारे नैतिक मूल्यों को पूरा करता है। तो हमारा क्या हो गया, डी नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो नोट पूछ रहा है तो नोट नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो बाबू, अब एटीट्यूड जो होता है ना, तुम्हारा एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड को कभी भी बदला नहीं जा सकता, वो जन्म से होता है, वो परिवार से होता है, वो तुम्हारे जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उससे उससे तुम्हारा एटीट्यूड आता है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। तो एटीट्यूड देखो 2 तरह से होता है जनरली, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो अच्छा माना जाता है, वो किसी को मोटिवेट करता है, आकर्षित करता है। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड को कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है आउटकम है पॉजिटिव एटीट्यूड का। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है तो क्या क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या क्या उसका बेनिफिट है। एंथ्यूजम, हाँ, उत्साहित रहता है किसी भी काम को करने के लिए, उसमें क्या रहता है, अंदर से उत्साह भरा हुआ रहता है, वो उदास नहीं कभी बैठेगा, वो उत्साहित रहेगा किसी भी काम करने के लिए, मोटिवेट रहेगा। तो बिल्कुल है, ये आउटकम है पॉजिटिव एटीट्यूड का। दूसरा है क्रिएटिविटी। हाँ, उसमें क्रिएटिविटी होगा ना, कूट कूट के भरा होगा, किसी भी चीज़ करने का एक क्रिएटिव माइंड उसके दिमाग में सेट रहेगा। किसी भी चीज़ों को अगर पॉजिटिवली सोचते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें क्रिएटिविटी आ ही जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बोरडम। तो बोरडम क्या होता है ना, बेचारा एकदम मंद सुस्त गोपाल राम जैसा उदास बैठा हुआ है, सुस्त लगेगा, मुर्दा है। तो ये बोरडम कभी नहीं आता। जब पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना तो उदासी कभी नहीं आएगा। बोर्डम मतलब होता है उदासी छाना, तो उदास कभी नहीं होगा। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड का साइन है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में ये नहीं होगा। तो आंसर तो हमारा सी मिल गया। लेकिन डी में क्या लिखा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। देखो हाँ, जो मेरा अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, हमेशा जो भी प्रॉब्लम उसको मिलेगा उसको सोल्व करने का एबिलिटी रखेगा, सोल्व करने का कोशिश करते रहेगा। तो यह भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या है, एक एलिमेंट है। तो हमारा क्या नहीं हो गया, सी नहीं हो गया। बोर्डम मतलब उदासी नहीं होगा किसी उसके पीछे, वो कभी भी मायूस नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं एटीट्यूड के रिगार्डिंग कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। देखो कह रहे ना बाबू, कम्युनिकेशन जो है ना पहले से तो आ रहा है, जब सदियों से, जब से मानव जन्म लिया है तभी से कम्युनिकेशन चलते आ रहा है, भरबली नन भरबली। लेकिन कह रहा है ना लेटेस्ट कौन सा है, मॉडर्न कम्युनिकेशन किसे कहेंगे। तो जब जैसे जैसे जो है हमारा देश में विकास हुआ या वर्ल्ड में विकास हुआ, विश्व में विकास हुआ, तो वैसे उसे कम्युनिकेशन का भी तरीका भी मॉडर्नाइज हुआ। तो पहले क्या होता था, हम किसी चीज़
को भेजते थे ना तो बोलते थे फैक्स कर दो। तो फैक्स करना एक कठिन प्रक्रिया था, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। दूसरा था पोस्टल मेल कर दो, पोस्टल मेल भी उसी तरह से था, टाइम टेकिंग प्रक्रिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल आया तो झट से कंप्यूटर निकालो, नेट रहेगा, फट सा कुछ भी मेल कर दो, 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या सबसे आधुनिक चीज़ों के द्वारा कौन सा है इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल को मान सकते हैं। चौथा है मैसेज थ्रू टीवी, टीवी के द्वारा भी मैसेज एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है एकदम जिसको टारगेट करना है उसको मेल कर दो, तुरंत वो पढ़ लेगा, तुरंत देख लेगा और तुरंत यहाँ से पहुँच भी जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मोटिवेशन इज अ कैटेगरी इनटू। देखो बाबू, मोटिवेशन क्या होता है ना, जिस तरह से तुम केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उत्प्रेरक, जिसे हम क्या कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना। अगर कोई भी रिएक्शन को बढ़ाना हो, उसको तेज करना हो उसके प्रक्रिया का, तो उसे कहते हैं कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो कैटलिस्ट है। तो उसी प्रकार हमारे लाइफ में कोई भी गोल है, किसी भी काम को कर रहे हैं, कोई भी मेरा लक्ष्य है, तो बीच में क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। बीच में क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएंगे। कोई भी तुम्हारे प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन ऐसा आ जाए तो उसमें हतोत्साहित होंगे। तो उस चीज़ों से बचने के लिए ना एक जुगाड़ होता है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या करता है, हमारे लाइफ में कैटलिस्ट का काम करता है। तो मेरा लाइफ का कैटलिस्ट हमारा कहलाता है मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन ना 2 तरीकों से होता है। कैसा कैसा होता है बाबू, 2 तरीके से। एक हमारा होता है एक्सट्रिंसिक, पहला होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, इंट्रिंसिक होता है ना कि तुम्हारे अंदर से मोटिवेट हो, अपने सिचुएशन से, अपने अंदर के आवाज़ों से अगर मोटिवेट होता है उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। और जो बाहर के वातावरण से, जैसे बड़ा बड़ा पब्लिक स्पीकर है, ठीक है, बहुत लोग होते हैं, जैसे सोनू शर्मा को सुनेंगे, कोई विवेक बिंद्रा को सुनेंगे, कोई संदीप मैसूरी को सुनेंगे, और बाद में क्या होगा, जैसे सुनेंगे 1 घंटा मोटिवेट और दूसरा घंटा डिमोटिवेट। तो इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अच्छा माना जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, जो कि अपने आप मोटिवेट रहे, अपने कामों से, अपने चीज़ों से मोटिवेट रहे। जैसे एक उदाहरण समझाते हैं, अगर कहीं आप काम करते हैं, कोई भी चीज़ों को करते हैं, तो वो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला, अगर आपके पास क्या हो, पैसा का प्रॉब्लम हो, या तो पैसा कमाने के लिए अगर काम करते हैं तो क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, बाहरी मोटिवेशन हो गया, क्योंकि आप इसलिए कर रहे हैं काम क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको दे रहा है क्या, मनी। मनी को यहाँ पे बोलिएगा कि हमारा क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम कर रहा है। ठीक है, मनी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या होगा, अगर हमको काम में मन लग रहा है, हमको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, हमको इस काम में जो है मग्न होते हैं, काम करने से हमको बहुत खुशी मिलती है, तो इस चीज़ों को कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इस काम करने से हमको एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि हमको पैसा से कोई लेना देना है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या हो रहे हैं, ये काम करके खुश हो पा रहे हैं, तो हमको पैसा कम भी मिल रहा है तभी काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे उस उदाहरण से मोटिवेशन का टाइप को समझ पा रहे होंगे। तो इसको कितना भाग में बांटा गया, इसको देख के आराम से बता दीजिएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। गुड बैड नहीं, गुड बैड नहीं होता है। एक क्लीनर आउटलाइन बिल्कुल नहीं, हाई लो बिल्कुल नहीं, ये तो ना ऐसे बेतुका ऑप्शन है, तो हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो इस मोटिवेशन के बारे में कुछ हम लिख भी दिए, तब लोग तुम लोग पढ़ भी लो। क्या है, मोटिवेशन इज व्हाट मेक्स पीपल टेक्स द एफर्ट टू अचीव देयर गोल्स। एक एफर्ट लगाता है, प्रयास लगाता है, जिसके कारण वह गोल को प्राप्त कर सके। मोटिवेशन कुड बी बोथ फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड। तुम्हारे अंदर से भी आ सकता है, तुम्हारे बाहर से भी आ सकता है। मेनी ऑफ अस वर्क हार्ड टू अर्न मनी टू अवॉइड पनिशमेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए। दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इज अ एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना, या एक्सटेंसिव मोटिवेशन। बट सम पीपुल, लेकिन कुछ व्यक्ति जो है वर्क हार्ड काम करता है बिकॉज दे लाइक द वर्क। वह क्या करता है, पसंद करता है काम को। एंड बिकॉज दे इंजॉय द चैलेंज, और वो क्या करता है, इस चैलेंज को इंजॉय करता है, इसलिए काम करता है। तो दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज इंटरनल मोटिवेशन या तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यह जो है दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में आप लोग जरूर जाने होंगे। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब कह रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ, बताए ना मोटिवेशन 2 प्रकार के होता है, कौन कौन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बोले था कि अच्छा माना जाता है, तो अच्छा माना जाता है। देखो, शॉर्ट लाइव्ड, थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है, बिल्कुल नहीं, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जब तुम्हारे अंदर से कोई भी चीज़ पैदा हो रहा है तो
तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब वो लंबे समय के लिए तुम्हारे अंदर क्या रहता है, वो मोटिवेशन बना के रखता है। तो ये सही हो जाएगा। फॉर मनी रिवार्डेड, नहीं, मनी से उसको कोई लेना देना नहीं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम है। टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, बिल्कुल नहीं, ये सब कोई भी काम नहीं है। हमारा जो है ये एकदम टिकाऊ रहता है, जैसे बोलता है ना टाटा में नमक में टाटा क्या क्या कहता है, वो कहानी आप लोग जानते होंगे, जूता में बाटा। तो ये सब क्या करता है, ये लॉन्ग लॉन्ग लास्टिक है। तो बी इज द राइट आंसर। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो अपने आप आंसर मिल ही जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर। आप देखो बाबू, कह रहा है ना, जब कोई भी व्यक्ति गाना सुनता है तो गाना सुनता है तो उसको क्या मिलता है बउआ, जो गाना सुनता है तो सुन रहा है, तो सुनने से क्या मिलता है, क्यों सुनता है। कोई भी स्ट्रेस में रहता है, कोई भी पढ़ रहा है, तो किस लिए सुनता है, उसका रीजन बताओ। तो देखो, जब कोई भी चीज़ सुनता है ना तो उसका रीजन होता है, तो हम बताते हैं रीजन। आज के बाद आप जरूर बता पाइएगा जो गाना सुन रहा है क्यों सुन रहा है। तो सुनिए दोस्तों, देखो लिसनिंग जो होता है 4 प्रकार के होता है बाबू। कौन कौन होता है? पहला जो हमारा लिसनिंग होता है उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कौन सा कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है उसे कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिसनिंग। तीसरा जो हमारा आता है उसे कहते हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग। क्या कहते हैं? एप्रिसिएटिव लिसनिंग। और चौथा हमारा जो आता है 4 नंबर में, उसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक लिसनिंग। थेरेप्यूटिक लिसनिंग। तो ये चारों ऑप्शन दिया है। पहला हमारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, दूसरा हमारा क्रिटिकल है, तीसरा हमारा एप्रिसिएटिव है, चौथा हमारा थेरेप्यूटिक है। तो ये चारों क्या क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे, तो आज के बाद आप जरूर बता पाइएगा इसके बारे में। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होता है ना बाबू, उसमें ना क्या करते हैं एक मिनट, सॉरी, खांसी जगह थोड़ा सा। हाँ देखो हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ क्या लिसनिंग के बारे में। तो देखो, पहला जो एप्रिसिएटिव लिसनिंग होता है ना, तो किसी चीज़ों को जब सुनते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे हैं तो वहाँ पे बोलेंगे ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ट्रेन नंबर डैश 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 इज अराइविंग स्टेशन नंबर इतना। तो हम जानकारी के लिए सुन रहे हैं कि यह जो है क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ से यहाँ जाना है इस ट्रेन से, तो ये कहाँ पे आ रहा है, उसी के लिए सुनते हैं ध्यान से। तो उस टाइप के लिसनिंग को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, या तो इसे हम कहते हैं क्या, इनफॉर्मल लिसनिंग भी इसे कहते हैं। हम फ्लाइट पकड़ने के लिए जाए तो वहाँ भी ट्रिंग ट्रिंग डैश डैश, फ्लाइट नंबर 10 से टेक ऑफ लैंड, ऐसे करते रहेगा। तो इस प्रकार के लिसनिंग को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा आता है क्रिटिकल लिसनिंग। तो क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है ना बाबू, कि क्रिटिकल लिसनिंग जैसे उस चीज़ों को सुनने के बाद ना हमको जवाब पहले सोचना पड़ता है, हमको दिमाग में कुछ उसको चलाना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद कुछ जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रकार के अगर किसी भी चीज़ों को सुनते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। जैसे उदाहरण देते हैं, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर क्वेश्चन को आप लोग सुनिएगा, फिर ध्यान से उसको क्या करेगा, दिमाग में कुछ कुछ उसका जवाब निकालिएगा, तब जाके कुछ बोलिएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, थिंकिंग, अपना थिंकिंग का यूज कर रहे हैं। इस प्रकार के लिसनिंग को हम कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। तीसरा हमारा आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग। हाँ, ये मज़ेदार है। देखो, एप्रिसिएटिव लिसनिंग ना, कभी हमको आनंद लेना है, मज़ा लेना है, तो मज़ा लेने के लिए हम क्या करते हैं, गाना बजाते हैं। तो जब गाना बजाते हैं तब उसे हम कहते हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग। इसमें एकदम प्लीजर फील होता है, प्लेजर, एकदम खुशी आनंद का माहौल रहता है, उसे हम एप्रिसिएटिव लिसनिंग का अंतर्गत रखते हैं। फिल्म देखना, गाना बजाना, म्यूजिक सुनना, गिटार बजाना, ये सब एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आएगा। लास्ट हमारा है थेरेप्यूटिक लिसनिंग। थेरेप्यूटिक लिसनिंग का तीनों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इसमें इसका फिर भी नाम से समझ में आएगा थेरेप्यूटिक, मतलब इसका कोई इलाज ढूंढते हैं। जैसे मेरा कोई दोस्त रहेगा, मेरा कोई पड़ोसी रहेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, तो शर्मा जी, वर्मा जी, हमको ये प्रॉब्लम हो गया, तो हमको ये सुनेंगे, फिर उसका समस्या बताएंगे, देखिए आपको ये प्रॉब्लम हुआ तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। तो इन चीज़ों में जो सुनना पड़ता है उसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक लिसनिंग। तो आज के बाद अगर लिसनिंग का पूछे ना तो तुम बक देना, 4 प्रकार का लिसनिंग होता है, डैश डैश डैश, जैसे हमको डीके सर पढ़ाए थे, बस डीके सर का नाम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या, खुशी। खुशी पाने के लिए जो है किस चीज़ का यूज करते हैं, तो हम कौन सा करते हैं, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो, यहाँ से भी हम लिख दिए 2 स्लाइड में कौन कौन सा लिसनिंग है, टाइप भी हम उसको बता दिए। देखो, पहला जो है
कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के बारे में बताया, जिसे हम इनफॉर्मल लिसनिंग भी कहते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग क्या है, थेरेपेटिक लिसनिंग क्या है, सभी के बारे में हम लिख दिए। तो अगर किसी को पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेना बाबू, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा ज़रूर दबा देना। आज के लिए चलते हैं, गुड नाइट टू ऑल, थैंक्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।